नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए हम देख रहे थे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की गणित। इसका हमने अध्याय 1 अध्याय 2 समझ लिया था। यदि आपने किसी कारणवश उसको नहीं समझा है या नहीं देखा है तो हमारी इस प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई उस पर जाके देख सकते हैं, या फिर हमने चैनल बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो कम्युनिटी दी है उस पर जाकर के कम्युनिटी खोलिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और इसी में लिंक दी गई है हमारा जो टेलीग्राम है ग्रुप है, टेलीग्राम पर सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे यदि आप इनको सबको लिखना चाहते हैं अपनी वर्क बुक में, ठीक है, तो उसको आप वहां से देख सकते हो। चलिए आज हम इसका अगला अध्याय जो अध्याय 3 दिया गया है इसका हम अध्याय 3 देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारी यहाँ पे वर्क बुक दी गई है, वर्क बुक में यहाँ अनुक्रमण का दी गई है और अध्याय 3 में दिया गया है, इसमें है संख्याओं के साथ खेलना, संख्याओं के साथ खेलना, ये इसमें दिया गया। तो हम इसको आज देखेंगे और इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है अध्याय 3 में है संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। तो संख्याओं के साथ खेलना यहाँ देखिए थोड़ा सा हमें समझना भी है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देखें, मान लीजिए इसमें है कक्षा 8 में 8 बच्चे हैं आपकी, और बच्चों को पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित करें, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या बिल्कुल समान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पंक्ति रहती है, पंक्ति क्या होती है, लाइन, ठीक है ना। तो लाइन देखिए, लाइन इस प्रकार से खींची जाती है, लाइन है ना। तो ये लाइन बाय लाइन, अब ये लाइनें हैं तो यहाँ पे देखें जो बिंदु बने हुए हैं, ये जो बिंदु हैं ये हर एक लाइन पर एक बिंदु बना है, यानी यहाँ देखिए तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक पंक्ति या लाइन में एक बच्चा है। इस प्रकार से पंक्तियों की संख्या 8 है, बच्चों की कुल संख्या हो जाती है 1 गुणित 8 बराबर 8। तो ये कैसा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक बच्चा है और ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, लाइन इस प्रकार से बनती हैं और प्रत्येक लाइन में एक एक बच्चा बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से 8 बच्चे हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे पंक्तियाँ जो बनी हुई हैं, ठीक है, पंक्तियों में 2 बच्चे हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पंक्तियाँ गिन लें, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, यानी 4 लाइनें हो गई। और प्रत्येक लाइन में 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं ना, प्रत्येक लाइन में 2-2 बच्चे बैठे हुए हैं। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, यानी हमारे 2 बच्चे और 4 लाइनें, तो 2 चौके 8, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे बच्चों की संख्या 8 आ जाएगी प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है ना। तो ये हमें पंक्तियों की संख्या निकालना है कि पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई थी, है ना। इस प्रकार से हमें इसको समझना। आगे चलिए इसी का तीसरा चौथा यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ देखें पंक्ति, यहाँ पे जो हमने देखा कि पंक्ति इस प्रकार से रहती है। तो ये देखिए ये एक पंक्ति है, ठीक है ना। तो एक पंक्ति है और एक पंक्तियों में कितने बच्चे हैं इस लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से एक पंक्ति में 8 बच्चे हैं। पंक्तियों की संख्या 1 है तो हम यहाँ पे 8 गुणित 1 लिखेंगे तो बराबर आ जाएगा 8, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कितनी पंक्ति हैं, ऐसी लाइन खींच दीजिए, 2 पंक्ति हो गई और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक पंक्ति में 4-4 बच्चे हैं तो 4 गुणित 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उत्तर बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर की संख्या पंक्ति और बच्चों की संख्या से निकालते हैं कि पंक्ति जो हमारी होती है वो इस प्रकार से बनती है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर थोड़े से संख्याओं के गुणनखंड दिए गए हैं। तो इन गुणनखंडों को जरूर एक बार अच्छे से दोहरा लें, क्योंकि इन गुणनखंडों में बाकी आगे जाके दिक्कत भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर संख्या 1 से 12 तक दी गई है, ठीक है। और इनके गुणनखंड, 1 के गुणनखंड देखें क्या क्या होंगे और गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 1 का गुणनखंड 1 होती है, संख्या 1 ही होगी। 1 के 2 गुणनखंड होते हैं तो संख्या 2 हो जाएगी। 3 के भी 2 गुणनखंड होते हैं, संख्या 2 होगी। 4 के 3 गुणनखंड होते हैं तो संख्या 3 होगी। 5 के 2 गुणनखंड होते हैं तो 2 ही संख्या होगी। इस प्रकार से हमें गुणनखंडों की संख्या लिखना है और उनके गुणनखंड लिखना भी है। तो अब देखो इनका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 12 के यहाँ पे 6 गुणनखंड दिए गए हैं और इनकी संख्या कितनी हो गई, 6, ठीक है। तो ये 12, यानी हमें वो संख्या देखना है गुणनखंड में जिन संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 का भाग जाता है, क्योंकि 1 का यदि मान लीजिए हम गुणा करें कितने में, 12 में, तो 1 है 12 हो जाएंगे। फिर 2 का गुणा करें 6 में तो ये भी हमारे 12 हो जाएंगे।
फिर 3 का गुणा करें 4 में तो ये भी कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से संख्या निकल आती है। आगे हमें नहीं चलना क्योंकि 1 2 3 और यहाँ लौट करके जाते हैं तो 4 6 12, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे गुणनखंड निकल आते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया है, यहाँ देखिए इन संख्याओं के लिखा था कि इन सभी संख्याओं गुणनखंड लिखिए 48 के और 20 के। तो 48 के गुणनखंड इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि 1 का यदि गुणा करें हम, ठीक है, तो 48 से कम 48 आएगा, ठीक है ना। 2 का गुणा करते हैं तो 24 आ जाएगा, 24 दूनी 48 होते हैं, ठीक है। 3 का गुणा करते हैं तो हमारे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 16 × 48 है ना, यहाँ 16 आ जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब हो जाता है 48। यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 6 गुणित 8, 8 6 48। तो इस प्रकार से संख्या 6 के आगे 8 ही आएगी, 7 में होता नहीं है। तो 1 से लेकर के 6 और आगे यहाँ से बदल के लेंगे तो 8 12 16 24 और 48। तो संख्या इस प्रकार से हमारी 48 के गुणनखंडों की हो जाती है, ठीक। 1 2 3 4 5 5 दूनी 10, ठीक। चलिए 20 के गुणनखंड भी इसी प्रकार से तोड़ लीजिए, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इनके गुणनखंडों को तोड़ सकते हैं। अब यहाँ समझिए उदाहरण दिया गया है, तो इस उदाहरण के माध्यम से ये जो उदाहरण है कि 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो समापवर्त निकालने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं उनको यहाँ पे समझिए कि जहाँ मैं लघुत्तम समावर्त निकालते हैं किसी संख्या का, तो 6 और 9 का लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए 6 और 9 दोनों के गुणज लिख लिए जाते हैं। तो यहाँ देखिए 6 के गुणज लिख लिए, 9 के गुणज लिख लिए। गुणज का मतलब है पहाड़ा पढ़ते चलिए, 6 का गुणज निकालना तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। इसी प्रकार से 9 के गुणज लिखेंगे तो 9 के गुणज 9 दूनी 18 9 तीन 27 9 चौके 36 9 पंजे 45 और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ हमें देखना है कि सार्वगुणज कौन कौन से हैं, जो इनमें सार्वगुणज जो दोनों में समान रूप से आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमें दोनों में यहाँ पे हमें 18 और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया। और 36 देखिए इसमें 36 आ गया है, तो इसमें भी 36 आया है, 2 ये हो गए। और आगे इस प्रकार से 54 देखें तो यहाँ 54 आया है, यहाँ भी 54 आया है। तो ये समान गुणांक जो हैं सार्वगुणज इस प्रकार से मिलते जाएंगे, आगे ढेर सारे होते हैं। तो हमें करना क्या है, जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं, लघुत्तम यानी छोटा, लघु यानी होता है छोटा, छोटा समापवर्त। तो यहाँ देखते हैं बड़े तो ढेर सारे होंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 18 है। यही 18 इन 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त हो जाता है या कहलाता है। सबसे छोटा जो सार्वगुणज होता है 18 है ना। तो 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त 18 होगा। इन्होंने इस प्रकार से बताया है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है कि 12 16 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणज लिखिए, 16 के लिए 18 के लिखिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए 12 के गुणज लिख दिए, इत्यादि इत्यादि 144 तक लिखे। 16 के भी हमने 16 का पहाड़ा पढ़ते हुए 160 तक लिख दिए। 18 के गुणज इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 18 18 धम में 180 18 नम में 162 तक हमने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए 12 16 18 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है, 44 है। आगे और भी मिल सकते हैं क्योंकि सबसे पहले 144 ही दोनों में सार्वगुणज आया है। तो इसको हम लिखेंगे कि इसका सबसे छोटा सार्वगुणज 144 है। आगे और संख्याएं हैं तो उनको हमें नहीं लिखना है, ठीक है ना। अतः लघुत्तम समावर्त कितना होगा, 144 होगा, ठीक। इसको हमें ध्यान में रखना कि हम गुणज कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण 3 दिया गया है। तो इस उदाहरण 3 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 24 का महत्तम समावर्तक, महत्तम यानी जो सबसे बड़ा हो, लघुत्तम यानी छोटा सार्वगुणज, और महत्तम जो सबसे बड़ा समापवर्तक हो। जब हम गुणनखंड करते हैं संख्याओं के तो उसमें सबसे बड़ा समान अपवर्तक होना चाहिए, वह हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए जो इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इसके हमने सार्वगुणज देखे हैं और समापवर्तक भी देखे हैं। तो यहाँ देखें हमें निकालना थे 18 और 24 के। तो 18 24 के देखिए इन लोगों ने निकाल के बताए हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 16 और 18 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए, दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे गुणनखंडों को, ये अभाज्य गुणनखंड हैं। इनमें जो समान होता है तो देखिए यहाँ पे समान कौन सा आया, 2 भी आया है और
3 भी आया है। तो सार्व अभाज्य गुणनखंड जो मिलते हैं, अभाज्य की बात चल रही है, गुणनखंडों के लिए नहीं, लेकिन अभाज्य होने चाहिए। तो महत्तम समावर्त बराबर होता है जो सार्व अभाज्य गुणनखंड है उनका गुणनफल, दोनों का गुणा कर दिया, बराबर जो उत्तर आया वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, आगे देखें प्रश्न 16। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ पे देखिए, इसमें दिया गया है, इसका नंबर नहीं है, बगैर नंबर वाले प्रश्न है, सीधे सीधे अभी ये प्रयास के लिए हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ लिखा 16-28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 16 के 28 के, इस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इनके सार्व अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे लिखना, 16 के 28 के ये हमने गुणज लिख लिए हैं अभाज्य गुणनखंड। और इसके बाद में देखें कि समान कौन कौन से हैं। तो इसमें देखें तो 2 यहाँ पे आया है और 2 यहाँ पर भी आ गया, 2 बार आया है, तो 2 और 2 हो जाएंगे सार्व अभाज्य गुणनखंड। और महत्तम समापवर्तक क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्तक का होगा यहाँ पे 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 4, 2 दूनी 4। महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इसका 4 होगा। तो यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं, यहाँ प्रश्न एक दिया है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या है। तो कितनी होते हैं 36 के जो गुणनखंड होते हैं, इनकी हमें संख्या निकाल के बताना पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अभी गुणनखंड देखे थे कि 1 का गुणा करते हैं तो 36 आता है ना, और 2 का गुणा करें तो 18 होगा, 18 दूनी 36, ठीक है ना। 3 का गुणा करिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 × 3 = 36 है ना, तो यहाँ 12 आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ 4, तो यहाँ 4 नाम 36, इस प्रकार से ये संख्या आती जाती है। और 6 का तो 6 × 6 = 36 होते हैं, यानी 6 यहाँ 2 बार आया, तो इसको हम जो है एक बार गिनती करेंगे। तो 1 यहाँ से गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9। 9 डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब 3, 4 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड 3 ही होंगे। इसी प्रकार से 4 के देखिए, तो 4 के 2 और 2 आ जाएंगे, 2 और 2। 9 के 3 और 3 आ जाते हैं। अब देखिए इसमें तीनों में समान है क्या कोई, इसमें से वैसे पूछा जाए तो इसमें एक भी सबके साथ में रहता ही है, 1 × 3 × 3 है ना, तो एक सभी के साथ में है। अतः इस संख्या का महत्तम समावर्तक 1 होगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न तीसरा इसमें है कि यदि संख्या यहाँ पे दी गई है 7 2 5 4, ये संख्या है और बॉक्स बना है, फिर 9 8, फिर लिखा था यहाँ संख्या, और यहाँ पे ये धोखे से छूट गया है 3 लिखा हुआ है, 3 से विभाज्य है, तब इस बॉक्स के स्थान पर अंक होगा। तो 3 की विभाज्यता का नियम यहाँ पे लगा देना है। तो हमें 3 की विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि क्या होता है, तो सभी संख्याओं के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए, है ना। या 3 की विभाज्यता, जिन संख्याओं का जोड़ 3 6 9 आता है, वे सभी 3 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ हम इनको जोड़ लें कि 7 2 9 5 14 4 18, 18 में यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 18 और 8 26, 26 में 9 जोड़िए 35, और 35 में हम कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए, तो 1 जोड़ें तो 36 हो जाएगा, और 6 और 3 9 आ जाते हैं, तो ये 3 से विभाजित हो जाती है। तो इस बॉक्स के स्थान पर कितना आना चाहिए, 1 को यदि हम इसमें जोड़ देते हैं तो 36 हो रही संख्या, 36 6 और 3 9 हो रहे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। तो बॉक्स के स्थान की संख्या हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि 3 की विभाज्यता हमें याद है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे ए वाला ऑप्शन, और यहाँ पे हम इसको भर देंगे। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे देखना है हमें सह अभाज्य संख्या यहाँ कौन कौन सी सह अभाज्य होती हैं। तो ये सभी संख्याएं बाकी जो दी गई हैं, यहाँ 6 के बाद 7 आता है, 6 7 1 3 33 35, ये क्या कहलाती हैं, ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं। और 8 और 12 यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। तो 8 और 12 इसका उत्तर हो जाएगा, यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो सह अभाज्य की परिभाषा है, सह अभाज्य वे संख्या होती हैं जिनके उभयनिष्ठ के गुणनखंड में केवल एक ही आता है, ठीक है ना। तो वो सभी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 6 7 का, या हम चाहें तो कह सकते हैं कि इनका महत्तम जो
समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक यदि एक आता है तो समझ लीजिए कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इन सबका देखिए महत्तम समावर्त निकालें या इनके हम गुणनखंड करें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, तो ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, सहअभाज्य। तो ये सहअभाज्य कौन सी नहीं है, 8 और 12 सहअभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि इनके गुणनखंड समान अपवर्तक मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी संख्या सहअभाज्य नहीं होगी। प्रश्न है 5वां इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न 5वें को देखते हैं। तो इसमें है कि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य, तो वह सदैव विभाज्य होगी। जो भी संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वह 6 से विभाज्य होती है, यह बिल्कुल निश्चित होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 6, हमारा उत्तर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको हम यहाँ ए के रूप में इसको पहले वाले गोले को यहाँ पे भर देंगे। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया है, नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं इनको हल करना है। तो यहाँ से प्रश्न 6 शुरू हो जाता है और यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो संपूर्ण संख्या वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने 6 लिया, तो इन सभी गुणनखंडों का योग 6 से दुगना होना चाहिए। 1 2 3 6 इस संख्या के गुणनखंड हैं। अब इनको यदि हम जोड़ते हैं तो 1 धन 2 धन 3 धन 6 और इनको जोड़िए तो निकलता है 12, यानी 6 से यह 12 दोगुना है। तो यह कौन सी संख्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या। इसको हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7वें प्रश्न में पूछा है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखिए, उनको उदाहरण देकर के समझाइए। तो भाज्य संख्याएं इनकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक और सम संख्या होती है, वो हमारी कौन सी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से शुरू होती हैं, 7 11 17 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या हमारी कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है प्रश्न 8 में कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के गुणनखंड यहाँ हम इस प्रकार से लिखेंगे, 24 का 24 में गुणा करेंगे तो 1 24 हम 24, फिर 2 का 12 में गुणा करेंगे, 3 का 8 में, 4 6 24। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये, और यहाँ घटते क्रम में मिल जाती संख्या हमें 6 8 12 और 24। तो ये हमारे सभी 24 के अभाज्य व गुणनखंड कहलाएंगे। 24 के गुणनखंड यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये 24 के गुणनखंड यहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। अब 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज क्या होती है संख्या, गुणज यानी हम सीधा पहाड़ा पढ़ते जाते हैं उस संख्या का, तो हमारी सभी संख्या उसकी गुणज कहलाती हैं। देखिए 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 का यहाँ पहाड़ा पढ़ते जाइए, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 5 लिखना थे तो इस प्रकार से लिख दीजिए, ये कहलाते हैं गुणज। अब यहाँ देखें प्रश्न, अब यहाँ देखिए प्रश्न 10वां दिया गया है। इसमें दिया है कि संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। दोनों में देखिए, दोनों में 1 है और दोनों में 7 भी है, 7 और 1 दोनों में है। तो ऐसी संख्याएं 100 तक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। 100 तक की जो संख्या है उनमें से ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें समान अंक हों। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे लिखे हैं 13 और 31 है ना, 1 और 3 दोनों में है। 37 यहाँ पे और 73, 37 और 73 ये भी एक युग्म हो जाएगा। 79 97, ठीक है ना। इस प्रकार के ये युग्म हैं। इनमें एक समान संख्याएं दोनों में पाई जा रही हैं, दोनों अंक में एक से अंक हैं, बस इनको बदल करके वही संख्या मिल रही है। प्रश्न 11वां देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो 11 की विभाज्यता हमें याद होना चाहिए। क्या होती है 11 की विभाज्यता? 11 की विभाज्यता में होती है कि इनके विषम स्थानों का योग का अंतर शून्य हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो विषम स्थान जैसे यहाँ पे देखें तो 24 यहाँ संख्या दी गई, 4-4 अंक हैं प्रत्येक में। तो 4-4 अंकों में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो विषम स्थान 1 3 2 4 ऐसे ये यहाँ पे ये विषम होंगे, एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखें इनका योग करके 5 और 4, 4 और 5 इनका हमने योग किया, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, ये इनका अंतर 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से देखिए 1331 में भी 1 3 और 3 और 1 इनको जोड़ें तो 4 4 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये भी 11 से विभाज्य होगी।
5 0 8 1 में क्या है, अब देखिए इनको 5 और 8 को जोड़िए 13 और 0 और 1 को जोड़ें तो 1 13 में से 1 घटाएंगे 12 मिलेगा, या 11 से विभाज्य नहीं है। ये है विभाज्यता के नियम के अनुसार हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, कौन सी नहीं है। यहाँ देखें 12वां प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कौन से गुणनखंड ज्ञात करना है? सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड यानी जो दोनों में समान रूप से आए हुए हों। तो यहाँ देखें 35 के गुणनखंड लिखिए, यहाँ पे 35 के गुणनखंड होते 1 5 7 और 35। 50 के गुणनखंड लिखिए तो 50 के भी 1 2 5 10 25 और 50। अब इसमें देखें दोनों में जो आए हुए हैं, तो दोनों में ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों में आए हैं? तो यहाँ देखें 1 दोनों में आया है और 5 भी दोनों में आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 और 5, तो 35 और 50 के सार्व गुणनखंड 1 और 5 हैं, ये कहलाते हैं सार्व गुणनखंड। प्रश्न 13 अगला जो दिया है, इसमें पूछा गया है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई संख्या है जो 5 से भी और 12 से दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सीधे विभाजित होती है? तो हमें यह बताना है कि 12 और 5 जो संख्या होती है, यदि हम इनका गुणा करें तो 12 पंचे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो सदैव 5 और 12 से विभाजित होती है, ठीक है ना। तो वह संख्या 60 से भी सदैव विभाजित होगी ही। इसी प्रकार से प्रश्न 14वां देखें। यहाँ प्रश्न 14वां दिया गया है कि इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम 12 16 28 जो इसमें दिया गया है इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 का 16 का और 28 का इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं, पहले 2 2 का भाग देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 आ जाएगा, 16 के 2 2 2 2 आ जाएंगे, 28 के 2 2 और 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक जो समान उनके हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो तो कौन कौन से हैं इनमें देखें यहाँ पर। तो तीनों में 2 आया है, यहाँ पे 1 2 ये हो जाएगा और 1 2 और आया है। तो इस प्रकार से 2 2 बार आए हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 गुणित 2 यानी इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 2, वो 4। 2 गुणित 2 यानी कितना होगा? 4, ठीक है। अगला लास्ट प्रश्न देखिए इसका। इस प्रश्न को देखिए क्योंकि इसमें जो है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगता है। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य हो। तो 18 24 और 32 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं? 18 24 और 32 के क्या निकाल लेते हैं? लघुत्तम समावर्तक वर्त निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए देखिए गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं इस प्रकार से 18 24 और 32। तो ये हम 2 2 का भाग देते जाते हैं जहाँ तक जाएगा, फिर 3 3 का भाग दिया तो 3 का चला गया। इस प्रकार से ये आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड जो हमें प्राप्त होते हैं ये 18 24 और 32 से ये इनकी गुणनखंडों की जो संख्या होगी इन सब का गुणा 288 आया। यहाँ पे देखिए लघुत्तम समावर्त के रूप में 288 18 24 और 32 से विभाज्य है। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि 4 अंकों की संख्या बताना, यानी 288 से आगे आने वाली संख्या, लेकिन वह 4 अंकों की होना चाहिए। तो 288 3 अंकों की संख्या, यहाँ लिख दिया कि 288 3 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो 1000 जो है इसे 18 24 और 32 से विभाज्य नहीं है, तो इसके आगे आने वाली संख्या निश्चित ही विभाज्य होगी, क्योंकि ये 1000 सबसे छोटी है तो इसके आगे आने वाली 4 अंक होंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालें इसको? 1000 में आप 288 का भाग लगा दीजिए इस प्रकार से। देखिए 288 का 1000 में भाग लगाएंगे, हमने यहाँ पे भाग लगाया तो 3 बार गया, 3 बार जाने के बाद ये 136 क्या बच गया? शेष। जब हमारे पास ये संख्या शेष बच जाती है तो इस संख्या को 1000 में से घटा देना है और 288 को जोड़ देना है। तो जो संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे देखिए 1000 में से 136 घटाया और 288 जोड़ दिया, तो सबसे पहली संख्या होगी जो 4 अंकों की होगी और हमारी संख्या 18 24 और 32 से विभाज्य होगी। अतः यही अभीष्ट संख्या कहलाएगी 4 अंकों की।
ठीक है, तो ये था हमारा 15वां प्रश्न। अब यदि आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार से डाउट लग रहे हों या आपकी समझ में ना आए हों तो आप कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आज हमने जो प्रश्न यहाँ तक के समझे हैं सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा और अपनी इस एडग्रेड बुक में भी इनको लिख लीजिए। और जहाँ भी डाउट लगता है तो कमेंट्स करिएगा। मैंने आपको कमेंट्स करने का बताया है कि देखिए नीचे लिखा हुआ है COMMENTS कमेंट्स ऐड लिखा है ना, तो यहाँ नीचे आप है उस पर क्लिक करके कमेंट्स कर सकते हैं। और देखिए शेयर का निशान भी बना रहता है यहाँ पे, और वीडियो लाइक करने का, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यदि आगे आप समझना चाहते हैं गणित को तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।